नमस्कार दोस्तों। आपने शायद न्यूज़ में जंतरी के बारे में सुना होगा कि गुजरात सरकार ने जंतरी को 2 गुना बढ़ा दिया है। तो आइए आज हम इसी पे कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जंतरी क्या है। देखिए, किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी के बेचने या खरीदते वक्त एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज कलेक्ट करने के लिए सरकार ने एक न्यूनतम मतलब मिनिमम रेट्स प्रॉपर्टी के अपने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर रखे हैं। यानी कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, चाहे वो आप किसी भी रेट पर बेचें, सरकार उस पर एक मिनिमम रेट के हिसाब से आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो चलिए इसे थोड़ा और क्लैरिटी से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। समझिए, आज आपने एक प्रॉपर्टी की डील की। वो प्रॉपर्टी की कीमत है 5 लाख रुपए। आपने 5 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, लेकिन जंतरी में उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सरकार आपसे 5 लाख के ऊपर नहीं बल्कि 10 लाख के ऊपर 4.9% स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस लेगी। तो ये हुआ एक एग्जांपल। इसी को और बेहतर समझते हैं। इस केस में आपने देखा कि जंतरी ज़्यादा है, तो सरकार ने जंतरी के हिसाब से आपसे पैसा लिया, टैक्स लिया। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जंतरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, मगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लाख रुपए, और आपने 20 लाख रुपए में पेपर साइन किए, डील की। तो उस केस में सरकार आपसे 20 लाख के ऊपर 4.9% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्ट करेगी। तो अभी जो जंतरी बढ़ाई गई है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे रियल स्टेट में किस तरह से काम हो रहा है अभी तक। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें हमेशा आपको कहा जाएगा कि उसका रेशियो है 60-40, 70-30 या 50-50। तो ये रेशियो क्या है दोस्तों? जो वाइट एंड ब्लैक मनी का कंपोनेंट है। समझिए, आपने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसमें 60 लाख रुपया जो है वो वाइट पोर्शन है, और जो 40 लाख रुपया है वो ब्लैक पोर्शन है। वाइट और ब्लैक मनी आई थिंक आप सबको पता है। वाइट मनी यानी अनअकाउंटेड मनी, यानी जो पैसा हमने सरकार को नहीं बताया, जिस पे हमने इनकम टैक्स नहीं भरा है। और ब्लैक मनी यानी अनअकाउंटेड मनी, जो कैश में ट्रांजैक्शंस किए, जो इनकम हमने सरकार से छिपाई है या जिस पे हमने टैक्स नहीं भरा है। तो दोस्तों, जब भी कोई आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली करते थे अभी तक, तो उसमें होता था, तो कोई भी बिल्डर या सेलर आपको जो वाइट में पैसा लेते और ब्लैक में पैसा लेते। तो ये किस लिए करते थे लोग? क्योंकि जो सेलर होता था, जो बिल्डर होता था, उसे अपना कैपिटल गेन्स टैक्स बचाना होता था। तो उसका प्रॉफिट कम हो जाए तो उसको टैक्स कम भरना पड़े, और वहीं जो बायर है उसे अपने स्टैम्प ड्यूटी का लालच रहता था कि भाई मेरा स्टैम्प ड्यूटी में मुझे फ़ायदा हो जाए। पर अभी यहाँ दोस्तों तकलीफ़ किसको हो रही थी सबसे ज़्यादा? जो ईमानदारी से, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ है या कोई बिजनेसमैन है जो ईमानदारी से अपना पूरा टैक्स भर रहे थे एज़ पर रूल्स, वहाँ पे ये उनके लिए बहुत अनफेयर हो रहा था। किस तरह से अनफेयर हो रहा था, आइए समझते हैं। समझिए, आज कोई भी सैलरी, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी 50 लाख की साल की आमदनी है। आप चाहते हो एक करोड़ का फ्लैट लेने, और आपकी सारी इनकम आ रही है वाइट में। तो जब आप वाइट में इनकम लेने जा रहे हो, आप जब फ्लैट लेने जा रहे हो, आपको मार्केट में कोई मिलेगा ही नहीं जो वाइट में आपको पूरा पैसा, पूरी प्रॉपर्टी दे दे। गिनती के आप 0.01% ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए तो जब भी कोई सैलरी एम्प्लॉय या ईमानदारी से टैक्स भरने वाला बिजनेसमैन आपको प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा, तो उसे अपने वाइट के पैसे को ब्लैक में कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो ये जो भी टैक्स ईमानदारी से भर रहे हैं, उनके साथ अनफेयर होता है। और शायद उन्हें भी ये लगता हो कि भाई
हम तो बुद्धू बन रहे हैं, हम तो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, तो हम भी क्यों टैक्स भरें। तो वो भी शायद ऐसी कोशिशें करेंगे कि हम भी टैक्स बचाने का इलीगल तरीका भी ढूंढे। क्योंकि देखिए, कोई भी रियल स्टेट जो है या प्रॉपर्टी है, किसी भी आम आदमी का सबसे बड़ा लाइफ का इन्वेस्टमेंट होता है या खर्चा होता है। कोई भी जो इट्स द रियल स्टेट इज द बिगेस्ट साइज टिकट साइज इन अ नॉर्मल पर्सनस लाइफ। टिकट साइज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू की उस पर खर्चा होता है उसका। दूसरा, इसके कारण ही जो ब्लैक मनी के कारण लोगों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उन्हें एक घर खरीदने के लिए ब्लैक मनी चाहिए। तो देखिए, सरकार ने जो कदम लिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि इससे जो एक ब्लैक मनी ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसे काफ़ी, क्योंकि रियल स्टेट जो है वो ब्लैक मनी का सबसे बड़ा पार्किंग था अभी तक। तो ये कदम से मेरा मानना है कि वो रियल स्टेट में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा कम होगा। सरकार ने इतने बड़े बड़े स्टेप्स, ये डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा स्टेप लिया, पर ये रियल स्टेट में फिर भी पैसा तो 2 नंबर में ही, ब्लैक में ही लग रहा था। तो इससे सरकार ने ये जो कदम लिया है, इट्स अ वेलकम स्टेप। और इट्स अ वेलकम स्टेप। और चलिए अब हम समझते हैं इस पे लोग आपत्ति क्या कर रहे हैं, खासकर बिल्डर्स। तो देखिए, बिल्डर्स का कहना है कि सरकार ने कोई साइंटिफिक तरीके से ये रेट्स नहीं बढ़ाए, आपने डायरेक्टली डबल कर दिया है। या सरकार, बिल्डर्स कह रहे हैं कि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे अब इसमें होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए महंगा हो जाएगा, या नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी लोगों के लिए महंगे हो जाएंगे, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, ये समझते हैं। सबसे पहली बात, मैं मानता हूँ कि अभी तक मार्केट इसी तरह से चल रहा था, पूरा इकोसिस्टम ऐसा था कि भाई आप ब्लैक मनी के बिना काम ही नहीं कर सकते थे। तो मैं किसी बिल्डर को या किसी इंडिविजुअल को इसके लिए कुछ ब्लेम नहीं करता, पूरा इकोसिस्टम ही इस तरह का बना हुआ था कि हर कोई मजबूर था। और कुछ तो लालच में करते थे, पर बहुत से लोग मजबूर भी थे जो वाइट में काम करना भी चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे, पूरे ये इकोसिस्टम की वजह से, बहुत सारे वजह से वो भी वाइट में पूरा नहीं कर पाते थे, बहुत से लोग। तो ये बिल्डर्स का पहला ऑब्जेक्शन है कि ये जो आपने किया है ये साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है। तो सरकार का इस पे कहना है कि देखिए, हमने जंतरी जो है एवरी ईयर बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने तो इसे 12 साल बाद जाकर आज बढ़ाया, उस हिसाब से हमने 2 गुना ही बढ़ाया है। अगर आप इन्फ्लेशन या नॉर्मल रेट्स के हिसाब से देखिए, प्रॉपर्टी में जो रेट्स बढ़े हैं वो डबल से भी ज़्यादा हुए। और दूसरी चीज़ है, बिल्डर्स बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बातें कर रहे हैं, पर देखिए ये अफोर्डेबल हाउसिंग तो गिनती के प्रोजेक्ट्स है, मे बी 1 और 2% या 5% होंगे। तो वो तो एक बहाना है बिल्डर्स को थोड़ा सा ये वाइट और ब्लैक मनी को एडजस्ट करने में इश्यू आ रहा होगा, इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है, और तीसरी बात है कि ये जो प्रॉपर्टी के दाम है, इसके कारण आम आदमी की जेब पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। तो ये बात सही है कि अभी जैसे हमने जंतरी की वैल्यू बढ़ाई है, तो जब 100 रुपये पे मान लीजिए पहले आप 5 रुपया टैक्स भर रहे थे गवर्नमेंट को, अभी 200 रुपये पे वो 10 रुपया हो जाएगा। तो डेफिनेटली आम आदमी की जेब पे उसका जोर पड़ेगा। पर इसके लिए मेरा सरकार को सुझाव है, और आप भी अपनी राय बताइएगा इस पे, कि हमने जब सरकार ने जंतरी को डबल किया है तो उन्हें आम आदमी को थोड़ा रिलीफ भी देना चाहिए। उन्हें टैक्स रेट भी आधा करना चाहिए, 50% नहीं तो उसे 60% तक करना चाहिए, जिससे उनका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट ना होए और आम आदमी के ऊपर बोझ भी ना आए। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आई वेलकम एंड वी ऑल शुड वेलकम दिस इंक्रीमेंट इन जंतरी, क्योंकि आज जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, फॉरेन से भी बहुत पैसा आना चाहता है, लेकिन जो ये दो तरह की इकोनॉमी चलती है, ब्लैक इकोनॉमी और वाइट इकोनॉमी, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा इश्यू आता है। लोग बाहर से नहीं जल्दी से पैसा लगाते, और जब वो सब कुछ ऑन पेपर होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होगा, तो बाहर के लोगों को भी पैसा लगाने का मौका मिलेगा।
दूसरी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे लोकली जो लोग हैं, जो खासकर युवा है, जो आज पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए आप 20 साल के, 15 साल के, 20 साल के हैं और अब आप अपनी इनकम जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो धीरे आज आपके पास कोई एसेट नहीं होगा। आप धीरे धीरे जब इनकम अपनी बनाएंगे, सेविंग्स करेंगे, पैसा बचा बचा के फाइनली जब आप रियल एस्टेट खरीदने जाएंगे, तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग नौकरी में रहेंगे या बिजनेस भी करेंगे, तो वाइट में ज़्यादा होगा आने वाले समय में। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ के दाम भी आप देखें तो एक युवा के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके दाम ऐसे हैं और युवा की एक एवरेज सैलरी देखी जाए तो बहुत कम होती है। तो एक जो एवरेज सैलरी एम्प्लॉय भी है वो जाता है, कभी अगर उसे खरीदना है तो वो लेता है बैंक के थ्रू, लोन के थ्रू। तो अगर जंतरी की वैल्यू कम होती तो उसे बैंक से लोन भी उसी हिसाब से मिलता। तो एक समझिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उसे हम दस्तावेज या जो जंतरी वैल्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका 25 लाख पे, तो उसे लोन भी 25 लाख के हिसाब से मिलता। और अब जब 50 लाख की हमने जंतरी कर दिया, ऑन पेपर 50 लाख का उसका फ्लैट है, तो उसे लोन भी मिलेगा 50 लाख के हिसाब से। तो ये एक आप इसे ये भी देखना चाहिए हमें कि यंग जनरेशन के लिए या जो सैलरी एम्प्लॉयज़ है, सैलरी क्लास है, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना इजी भी हो जाएगा इससे। हम सिर्फ ये नहीं देखें कि हमारा टैक्स रेट सरकार ने बढ़ा, टैक्स हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे हमें घर खरीदने में बहुत सुविधा भी होगी, बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। तो मेरा आखिर में कहना यही है कि जंतरी रेट जो सरकार ने बढ़ाई है हम इसे वेलकम करते हैं, पर सरकार को भी शायद थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आम आदमी के जेब पर इसकी बोझ ना आए। तो उन्हें शायद टैक्स की जो रेट्स हैं उन्हें 5% से कम करके 2% या 2.5% करना चाहिए। तो इससे सबका काम हो जाएगा, आपका वाइट मनी भी, प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी का भी जो लेन देन है वो कम होगा और आम आदमी के जेब पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो जंतरी रेट है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, कहीं पे सर्कल रेट्स और कहीं पे गाइडेंस रेट्स। ओके, और ये हर राज्य अपने अपने राज्य के लिए डिसाइड करता है। इसीलिए जो जंतरी को इंक्रीज किया गया है वो गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, दूसरे राज्यों में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपनी राय आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। सी यू।